नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। हम आज SSC के जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन करने वाले हैं। यह 12 फरवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। तो यहाँ से हम समझेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस की ज़रूरत हो वहाँ से हम ऑप्शंस को लेकर भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी तरीके होंगे हमारे, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपने सेशन को। तो इस सेशन में सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो अवशिष्ट उत्पादों और खून के अतिरिक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब हमारी किडनी क्या करती है, काम करना बंद कर दे, तो उस समय जो भी हमारे खून के अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको किस प्रकार से निकाला जाए, या जिस प्रकार से भी निकाला जाता है तो वह कौन सी विधि होती है आपको बताना है। निस्पंदन, शुद्धिकरण, डायलिसिस या परिसंचरण। तो इन चारों में से कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। तो यह विधि कौन सी होगी आपकी, वह विधि होगी डायलिसिस की, या जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अपोहन भी कहते हैं। तो डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, जब हमारी किडनी कार्य करना बंद कर दे तो किडनी क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे खून को फिल्टर करती है, या कह सकते हैं जैसे साफ करती है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाए तो क्या करेंगे, हम उसको आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से बाहर खून को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और उसको फिर पुनः अंदर भेजते हैं। तो यही कुछ प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी डायलिसिस, या जिसको हम क्या कहते हैं, अपोहन भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। आप सब जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। तो उसी श्रेणी में जिन्होंने सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया, उस व्यक्ति का नाम हमको बताना है। कौन होंगे, विश्वनाथन आनंद, विराट कोहली, गीता सेठिया, अभिनव बिंद्रा। ये सभी क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो चलिए ऑप्शन क्या होंगे, चौथा क्या होगा हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन होगा, अभिनव बिंद्रा, जिनको कब मिला था, सन 2001 में मिला था। कब मिला था, 18 वर्ष की आयु में। किसको, अभिनव बिंद्रा के, जो कि क्या है, एक शूटर हैं। इनको कब मिला था, 2001 वर्ष में, और कब, 18 वर्ष की आयु में। बात करें गीता सेठी को, तो इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। विराट कोहली को अभी 2 साल पहले की बात है, कब मिला था, सन 2018 में। इनके साथ साथ और किसको मिला था, मीराबाई चानू को मिला था, और विश्वनाथन आनंद को मिला था सबसे पहले। अगर पहले बात करें कब, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी को मिला था, तो किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, जिनको हम ग्रैंड चेस मास्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 2018 में किसको मिला था, विराट कोहली, मीराबाई चानू को। ठीक है, अगर 2019 की बात करें तो उस समय मिला था किसको, 2019 में याद नहीं आ रहा है। बाकी 2020 में आपको रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, 4 लोगों को मिला था 2020 में। 2019 का भी याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बाद में बताते हैं। आगे चलिए, आगे क्या है, किस अर्थशास्त्री ने सन 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किस अर्थशास्त्री ने सन 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो कौन होंगे ये, हमारे अमर्त्य सेन। इनको कब मिला था, सन 1998 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। इसी श्रेणी में ये जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, अभिजीत बनर्जी, इनको भी मिला था क्या, नोबेल का पुरस्कार। क्यों मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल। क्यों मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। किस लिए मिला था, आपकी जो अर्थशास्त्र है उसमें गरीबी के ऊपर इन्होंने कुछ अपना डेटा दिया था, तो उसके ऊपर इनको मिला था। और इनके साथ साथ किसको मिला था, एस्थर डुफ्लो को और माइकल क्रेमर को, 3 लोगों को इनको साथ में कब मिला था, सन 2019 में नोबेल पुरस्कार। किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। बाकी रघुराम राजन, जो कि हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं। मनमोहन सिंह, ये भी RBI गवर्नर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और देश के प्राइम मिनिस्टर। ये क्या है, अब मनमोहन सिंह रह चुके हैं। आगे चलिए, आगे है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह की बात करें कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर। इन चारों में से कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हमारा कहाँ, अरब सागर में। कौन, लक्षद्वीप समूह। ये हमारा मान लीजिए क्या है, भारत है, तो लक्षद्वीप अगर यहाँ है तो इधर क्या है, ये हमारा ये वाला पार्ट अरब सागर का है। चलिए आगे चलते हैं। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, बनारस, नंदगांव, द्वारका, अयोध्या, इन सब में से कहाँ मनाई जाती है लट्ठमार होली।
तो लठमार होली आपकी बनारस और नंदगांव में मनाई जाती है। ठीक है, यह क्या है, एक पर्व होता है, क्या, लठमार होली। चलिए आगे क्या है हमारा, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे वायरस है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है जीव विज्ञान में कि जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट उसी की तरह जो भी हमारी स्टडी है वायरसेस की, उनको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो उनको हम कहेंगे वायरोलॉजी। जो हमारा पहला ऑप्शन है क्या है, वायरोलॉजी, यानी विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, वायरोलॉजी। पेडोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, मिट्टियों के अध्ययन को, सॉइल के अध्ययन को। बायोलॉजी जीवों के अध्ययन को, और पैथोलॉजी होगा पैथोजेंस के अध्ययन को। ठीक है, चलिए अगला क्या है, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या नरेंद्र मोदी। ठीक है, किसकी आत्मकथा है, तो सत्य के प्रयोग जिसको हम क्या कहते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यह किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। किसकी है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, इनकी जो किताबें हैं वह कौन कौन सी है, इग्नाइटेड माइंड्स एंड विंग्स ऑफ फायर, दो किताबें हैं, इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी एक फेमस किताब कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और नरेंद्र मोदी की जो बहुत ही चर्चित किताब रही, कौन सी, कर्मयोद्धा और एग्जाम वॉरियर्स, दो किताबें जिनको मैक्सिमम टाइम्स हमारे एग्जाम में पूछा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या होगा, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया था, विशेष दर्जा दिया गया था। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। आप वहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर आप निवास करने की प्रक्रिया दूसरे राज्य से जाकर अपना नहीं सकते थे। तो अब क्या हुआ, अब जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया, उसका जो विशेष राज्य का दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत उसको क्या किया है, अब छीन लिया गया है। कब छीना है, मतलब या ऐसा कब हुआ, एक बिल पारित हुआ कब, 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, इसी के थ्रू क्या किया गया, जम्मू और कश्मीर को अलग करना, जम्मू कश्मीर को कह सकते हैं फिर से ऑर्गेनाइज करने का प्रावधान किया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ ऑर्गेनाइज करने में कि जम्मू और कश्मीर और एक कह सकते हैं लद्दाख, इन दो नाम से क्या करी गई, एक संघ शासित प्रदेश, दो संघ शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, दो संघ शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया, किसका, जम्मू और लद्दाख का। तो क्या हुआ, अब जम्मू कश्मीर क्या हुआ, राज्य नहीं रहा। ठीक है, वहाँ पर क्या बन गए, दो संघ शासित प्रदेश। और ये जो अलग किया गया, जिस कमेटी की थ्रू यह अलग किया गया था समिति के द्वारा, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष थे कौन, संजय मित्र जी थे। कौन थे, संजय मित्र। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह जो बाइफर्केशन कमेटी थी, जो अलग करने वाली कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, संजय मित्र। क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को बिल पारित होता है कि जम्मू और कश्मीर अब क्या होंगे, भारत के दो नए संघ शासित प्रदेश होंगे, जो भी होंगे आप संघ शासित प्रदेश होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सेंटर का शासन चलेगा। ठीक है, अब ये क्या होंगे, राज्य वगैरह नहीं रहेंगे। और यहीं पर आर्टिकल लिख दिया गया है 110, जिसको हम क्या कहते हैं, मनी बिल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में नागरिकत्व पर धारा किस संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में नागरिकत्व पर धारा किस संविधान से प्रेरित है, फ्रांस के, यूएसए के, यूके के या ऑस्ट्रेलिया के। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में नागरिकत्व पर धारा यूके के, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया करता है, चांदी या जिसको हम क्या कहते हैं, एजी भी कहते हैं, कैल्शियम, सीए, सीसा, पीबी भी जिसको कहते हैं, और तांबा। ठीक है, जिसको हम कॉपर भी कहते हैं। तो इन चारों में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, आपको बताना है। ठीक है, कौन अभिक्रिया करता है, यह है हमारा कैल्शियम। यह क्या करता है, जब इसको पानी के साथ डाला जाता है, यह क्या करता है, अभिक्रिया करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार में खेल व युवा मामलों के मंत्री कौन हैं। यह प्रश्न कब का है, यह प्रश्न सन 2018 के संदर्भ में पूछा गया था। ठीक है,
तो प्रेजेंट टाइम में जो है उनको इस ऑप्शन में नहीं रखा गया होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, राज्यवर्धन सिंह राठौर, विजय गोयल, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज। ये खैर आपके लिए प्रश्न नहीं हो सकता क्योंकि अब जो भी मंत्री बने होंगे प्रश्न वहाँ से आपको पूछा जाएगा। चलिए, तो कौन हो जाएंगे, ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। यही थे हमारे क्या उस समय के खेल मंत्री और युवा मामलों के मंत्री। कब के, जब 2018 के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में क्या, वर्तमान में युवा एवं खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है, यह हैं किरेन रिजिजू जी। ठीक है, कौन है, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू यह क्या है, वर्तमान समय में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री। नितिन गडकरी की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी क्या है वर्तमान समय में, सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री। ठीक है, कौन है, नितिन गडकरी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। ठीक है, जिसमें सर्वोच्च है। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च कौन होगा, आप जानते हैं कौन सर्वोच्च, उच्चतम न्यायालय। कौन सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 300 कैच लपकने वाले भारत के विकेट कीपर कौन बने हैं, जिन्होंने क्या किया, विकेट कीपिंग के द्वारा 300 कैच पकड़े। तो यह एकमात्र कौन है भारत में, MS धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने क्या किया, विकेट के पीछे 300 कैच लपके थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जून 2018 में कौन से भारतीय खिलाड़ी दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अब फिर से क्या है, देखिए जून 2018 का यह प्रश्न है। तो आप इस ऑप्शन में जो वर्तमान समय में है उनके बारे में चर्चा नहीं हुई होगी। तो उस समय की बात करें तो कौन था वह, भारत के सुनील छेत्री। कौन थे, भारत के सुनील छेत्री थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, उस समय के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल लेने वाले खिलाड़ी बने थे। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें, कौन, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय कौन है, इस समय सबसे ज़्यादा गोल लेने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इस समय सबसे ज़्यादा गोल लेने वाले खिलाड़ी कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए और एक और चीज़ है, बाईचुंग भूटिया, ये भी क्या है, भारत के फुटबॉलर हैं। ठीक है, इनके नाम पर अभी सिक्किम में क्या हुआ, एक स्टेडियम बना। सिक्किम जो कि इनका होम स्टेट है, वहाँ पर क्या बना, स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के नाम पर। ये क्या है, फुटबॉलर हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, हवा महल कहाँ है, जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य नहीं है। ठीक है, विमोचन यानी जिनमें सुधार किया जा सके। कौन सी सरकारी रसीदें हैं, राजस्व रसीद, कर रसीद, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, कौन सी होंगी आपके हिसाब से। तो इसमें कौन सी होंगी, राजस्व रसीदें ऐसी रसीदें होती हैं जो कि विमोचन योग्य नहीं होती हैं। ठीक है, क्या विमोचन योग्य नहीं होती हैं, जिनमें सुधार नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। सबसे अधिक तन्य कौन सी होगी, ठीक है, जिनको सबसे अधिक खींचा जा सकता है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अधिक खींचा जा सकता है, किसको, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, सोना, कौन सी धातु को सबसे अधिक खींचा जा सकता है, सबसे ज़्यादा तन्यता कौन प्रदर्शित करती है, ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा तन्यता कौन दिखाता है, सोना दिखाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तन्य कौन होता है, सोना होता है। आप देखते हैं सोना क्या होता है, उसके छोटे से छोटे उसकी जो भी डिजाइन बनाए जाते हैं, क्यों, उसकी तन्यता के कारण ही। उसके लंबे से क्या कहते हैं, जितने संभव हो सके उतने पतले तार किसके, सोने के बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला, गांधी इरविन समझौता निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, असहयोग या रॉलेट एक्ट। अब यह प्रश्न आपको तभी आ सकता है जब आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो या इन सब के डेटे को जो भी इनके ईयर्स हैं, जो भी इनके सन हैं, उनके बारे में आपको पता हो और यह भी पता हो साथ साथ कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अभी गांधी इरविन समझौता की बात करें तो हमारा जो पिछला अभी हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको डिस्कशन किया गया था, क्या गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न की अगर उत्तर की बात करें तो यह क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता
किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको पता है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। यह कब कब हुआ था? यह हुआ था 1930, 1931 और 1932। यह 3 साल चला था। उसमें से दूसरे वाले में कब कौन गया था? गांधी जी गए थे। कब गए थे? गांधी इरविन समझौते के बाद सन 1931 में गांधी जी गए थे। कहाँ? दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे में नहीं गए। बाकी तीनों की अगर बात करें तो तीनों में कौन गया था? भीमराव अम्बेडकर गए थे, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होगा? इसी गोलमेज सम्मेलन के हेरफेर में होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था सन 1930 में। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन। या इसी के बाद क्या होता है? 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है। चलिए, अगर भारत छोड़ो की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था सन 1942 ईस्वी में। क्विट इंडिया मूवमेंट भी जिसको हम कहते हैं, सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? यह आया था सन 1919 में, जिसको हम क्या कहते हैं? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। आगे क्या है? असहयोग आंदोलन। यह कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। चलिए, और इसी के बाद क्या हुई थी? जो चौरी चौरा घटना हुई थी सन 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 को। तो उसी के बाद क्या किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? कौन पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करता है? यानी कौन सी पूंजी की बात की गई है इसमें? मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी, या क्रियाशील पूंजी, या स्थायी पूंजी? कौन सी पूंजी ऐसी है जो क्या करती है? पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर जो हमारे पैसे होते हैं उनको संदर्भित करती है या प्रदर्शित करती है। तो यह हमारी क्रियाशील पूंजी, ठीक है। क्रियाशील पूंजी ही क्या करती है? उसी से हम दर्शा सकते हैं किसको? जो हमारा पूंजी उत्पादन है उसमें जो कच्चे माल आते हैं हमारे, ठीक है, और जो हमारे हाथ पे पैसे होते हैं, यानी जो वर्तमान कह सके एक बार हमारे पास है, ठीक है, तो वह क्या है? हमारी क्रियाशील पूंजी होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे? टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, या एनी बेसेंट जी? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। तो कुल मिला के एक चीज़ आप समझ सकते हैं क्या? जहाँ फ्रांसीसी क्रांति की बात हुई हो, फ्रांसीसी क्रांति आप समझते हैं, जो अभी हमने बताया था आपको, जो बास्टिल की घटना हुई थी, हमारा पिछला वीडियो उसे बना है। तो बास्टिल, देखिए यहाँ पर बास्टिल की घटना जो हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसने एक घोर क्रांति का रूप लिया। तो जाहिर सी बात है जो भी होंगे उसमें से ये क्या होंगे? एक क्रांतिकारी हुए होंगे। और अगर आप इन प्रश्नों को देखें तो इसमें से एक क्रांतिकारी के रूप में कौन है बचे? टीपू सुल्तान, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ही कौन थे? यही थे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। बाकी अरविंद घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट जी, इन सब की चर्चा हम करेंगे बाद में। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे ये भी आपसे पूछ सकता है। तो वो कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। उनके पिता कौन थे? हैदर अली थे। चलिए, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, सीलिया कहते हैं, रंध्र कहते हैं, या प्रस्फुटन कहते हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो पत्ती होती है, जब हम आपको लीफ पढ़ा रहे थे, तो लीफ में, पत्ती में मान लीजिए ये हमारी क्या है? कोई पत्ती है, तो यहाँ पर किनारों पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को जिसके थ्रू क्या होता है? आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। जब पेड़ों में पानी अधिक हो जाता है तो पत्तियों के थ्रू क्या होता है? उनका वाष्पोत्सर्जन होता है। जब आप सुबह देखते हैं तो क्या होता है? पत्तियों पर पानी जमा होते हैं छोटे छोटे बूंद के रूप में। तो ये क्या होती हैं? यही रंध्र होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा भी कहते हैं। तो ये क्या है? रंध्र होंगे, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। चलिए, कौन सी मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली व गुणों में लवड़ी होती है? लवड़ी यानी जो कह सकते हैं नमकीन हो, ठीक है। कौन सी होगी? शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मखराला या लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी को मखराला मिट्टी भी कहते हैं। आगे क्या है? काली मिट्टी। तो इन चारों में से कौन प्रकृति में रेतीली होती है और गुणों में लवड़ी होती है? कौन सी मिट्टी होगी आपकी? यह होगी शुष्क मिट्टी,
ठीक है। शुष्क मिट्टी कैसी होती है? रेतीली होती है। और गुणों में कैसी होती है? लवड़ी होती है। चलिए, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? ऑप्शंस क्या है आपके? कव्वाली, बसंत संगीत, तीज संगीत या कजरी। कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं सूफी की बात की गई है और आप कव्वाली से अगर परिचित हैं तो आप दोनों को रिलेट आसानी से कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कव्वाली। तीज की बात करें, बसंत की बात करें तो सब क्या है? हिंदुओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है? सूफी भक्ति की अगर बात करें तो वहाँ से क्या आता है हमारा निकल के? बचा हुआ ऑप्शन कव्वाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। निम्न में से कौन नदी सिंधु की सहायक नदी में से नहीं आती है? गंगा, रावी, चिनाब और झेलम। आपने भारत की नदी तंत्र अगर पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं आसानी से क्या बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, क्या? गंगा। ठीक है, गंगा, क्योंकि गंगा का अपना खुद का नदी तंत्र है तो वो सिंधु नदी तंत्र में कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो बचे कौन? ये रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और सतलज। ठीक है, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और कौन है? सतलज है। ये तीनों क्या होते हैं? सिंधु नदी तंत्र के हिस्से हैं। कौन कौन? रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलज। ये पांचों जो हैं जो मेन है क्या? सिंधु नदी तंत्र के हिस्से। गंगा का अपना खुद का नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र का अपना खुद का है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए अगला क्या है? निम्न में से कौन जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं? गुज्जर और बकरवाल, शेरपा, भूटिया, गद्दी, चरवाहे। आपको यह ऑप्शन चूज करके बताना है। तो निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं? कौन होंगे? वह है हमारे गुज्जर और बकरवाल। ये कहाँ से संबंधित होते हैं? जम्मू और कश्मीर से। शेरपा की बात करें तो आपने शेरपा का नाम सुना होगा, जो क्या किए थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वह कह सकते हैं नेपाल और सिक्किम वाले एरिया से। ठीक है, नेपाल और सिक्किम वाले एरिया से बिलोंग करते हैं कौन? शेरपा जनजाति। भूटिया की बात करें तो अभी बाईचुंग भूटिया का हमने जिक्र किया, वह कहाँ से थे? सिक्किम से थे। तो भूटिया जनजाति कहाँ से मिलेगी? सिक्किम से। गद्दी चरवाहे की अगर बात करें तो गद्दी चरवाहा कहाँ से बिलोंग करता है? यह करते हैं हिमाचल प्रदेश से। कौन से स्टेट से? हिमाचल प्रदेश से। गद्दी चरवाहे। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर से, शेरपा नेपाल और सिक्किम से, भूटिया सिक्किम से, गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश से। तो ये सब का है, ये हमारी जनजातियाँ थी भारत की। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा यह पेपर समाप्त होता है। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया और उनके आंसर्स देखिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर, जो कि 12 फरवरी का शिफ्ट 2 का पेपर होगा। ठीक है, वहाँ पर हम समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनके उत्तर के बारे में समझेंगे और जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें समझने लायक होंगी उनको हम समझेंगे। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।